ये एनपीटीवी दिनों से बेहतर होंगे और इसी प्रयास में मुझे लगता है कि हम लोग सब जुटे हुए हैं, नेपाल की तरफ से और भारत की तरफ से। और इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि भारत नेपाल के संबंध जो हैं बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं। वो आज के संबंध नहीं है, किसी सरकार के बनाए हुए संबंध नहीं है, उन लोगों के बीच के संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, हमारे पहाड़ों के, नदियों के संबंध है, हजारों साल के ये संबंध है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पूरा परिवेश देखें भारत नेपाल संबंधों का, प्राचीन काल से अब तक, और जिस तरह की हमारी कोऑपरेशन है, तो उससे आपको एहसास होगा कि किस प्रकार के ये संबंध हैं। और इस तरह के जब प्रगाढ़ संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी आता है। तो हमने उतार देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे तो कितना उतार था, कितना चढ़ाव था। अब हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों देशों का ये दृढ़ निश्चय है कि ये संबंध जो हमारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, और इस तरह के अगर एबरेशंस आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो दोनों देश के हित में है कि इनको रिजॉल्व किया जाए। तो आज की परिस्थिति हम लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत का एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि नेपाल में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो। और इसमें भारत का भी स्वार्थ है। अगर नेपाल में स्टेबिलिटी और पीस होगी तो भारत भी चैन की नींद सोएगा, भारत के विकास में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी हमारे छिमेकी मुल्क में अशांति होगी, प्रॉब्लम्स होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और खास तौर जब नेपाल जैसे देश, जिसके साथ भारत के इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, खुला सीमा है, तो क्लियरली अगर यहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी तो उसका कहीं ना कहीं असर भारत पे पड़ेगा। तो भारत तो हमेशा नेपाल के लिए यही चाहता है कि पीस एंड स्टेबिलिटी आए। और आप देखें कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पिछले 60-70 साल से जो भारत की यहाँ भूमिका रही है, भारत ने हमेशा नेपाल की जनता के साथ, नेपाल की सरकार को सपोर्ट किया है। जो भी यहाँ चेंजेस आए हैं, जो पीपल के एस्पिरेशंस थे, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, भारत हमेशा लोगों के साथ खड़ा था। तो इसीलिए जब संविधान बनाने की बात आई तो ये तो लोगों की चाहना थी। 60-70 साल से नेपाल के लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा संविधान आए जो हम स्वयं बनाएं और जिसमें हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उसमें आए, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। तो भारत की पूरी यही उम्मीद थी कि ऐसा संविधान आएगा जो कि पूरे नेपाल में खुशहाली लाएगा, नेपाल के हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरा संविधान है। एक अपनापन होगा, वो सब स्टेक होल्डर्स होंगे। इसीलिए निरंतर भारत इस पूरी प्रक्रिया में एक ही बात कहता था, और वो ये बात थी कि सबको साथ लेके जाए। और ये मुझे लगता है कि प्रयास इसमें हुआ, काफी प्रयास हुआ। पर जो भी है, जिस परिस्थिति में भी संविधान आया, उसके बाद, उससे पहले से ही संकेत मिल गए थे कि कुछ कठिनाई है, कुछ परेशानियां हैं। और मुझे लगता है कि प्रयास भी हुआ कि इन कठिनाइयों का समाधान हो। पर अब जो हुआ सो हुआ। अब परिस्थिति हम देख रहे हैं, तो अभी भी
हमारा इतना ही आग्रह है कि जो भी अभी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाए, और एक ही विकल्प है समाधान निकालने के लिए, और वो है बातचीत, सलाह मशवरा करके, डायलॉग करके। किसी भी डेमोक्रेसी का क्या महत्व है? डेमोक्रेसी का महत्व है कि लोगों की बात सुनी जाए। भारत भी एक बड़ा देश है, वहां हमारे इतने प्रांत हैं, हमारे यहाँ भी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, और कंट्री यूनाइटेड है, और डेमोक्रेसी के माध्यम से जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल किया जाता है। पर इससे हमारी कंट्री की यूनिटी पे असर नहीं पड़ता है। हमारी कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री है बाय अकोमोडेटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ऑफ ऑल द पीपल। तो हमें यही लगता था कि जो नेपाल एक का परिवेश है भारत के समान ही है। आपका भी जो मोटो है विविधता में एकता, तो विविधता को आपने डेमोक्रेसी के माध्यम से एक ऐसा धागे में पिरोया है कि स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग कोहेजन है देश में। इसीलिए हम लोग कहते थे कि सबको साथ लेके चलें, और यही अभी भी हम यही कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आई हैं कि अब ये आंदोलन जो तराई में चल रहा है, अब मुझे लगता है 3 महीने होने को आ गए हैं। शुरू में इसमें काफी वायलेंस भी था, बाद में ये पीसफुल हुआ। इस आंदोलन का स्वरूप भी बदला। शुरू में एक स्वरूप था, बाद में कहीं जाके फिर ये नाकाबंदी का सिलसिला जो कह रहे हैं, जो पिकेटिंग जो हुई है नो मैन्स लैंड में, जिससे सामान का आना जाना में प्रॉब्लम हुई है। तो पीड़ा तो पूरे नेपाल में है। जितनी पीड़ा काठमांडू वैली में है उससे कम पीड़ा तराई में नहीं है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, स्कूल्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, बैंक बंद हैं, लोगों को रोजी रोटी कमाने के साधन बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं। तो असर तो बहुत गंभीर पड़ रहा है। सल्यूशन तो एक ही है। वो सल्यूशन है कि जिस वजह से लोग आंदोलित हैं उस वजह को एड्रेस किया जाए, उसका सल्यूशन निकाला जाए, और वो तो बातचीत से ही होगा। तो हम बहुत खुश हैं कि नेपाल सरकार ने एक बातचीत की टोली बनाई है, वरिष्ठ टोली है, और ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि ये बातचीत वार्ता जो है ये सफल होगी। और जहां तक आपूर्ति का सवाल है, आपके सारे अखबारों में एक मैं पढ़ता हूं कि भारत की वजह से ये सो कॉल्ड नाकाबंदी हुई है, और काफी एक ये भारत विरोधी भावना यहाँ बढ़ी है नेपाल में, और तरह तरह के यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत दुख देते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि भारतीय और नेपाली मित्र, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। एक दूसरे का हम हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते। भारत कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह का काम करे जिससे नेपाल का नुकसान हो, क्योंकि हम समझते हैं कि नेपाल का नुकसान अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर भारत पर पड़ेगा। नेपाल अगर पीड़ा में है तो भारत सुख चैन की नींद कैसे सोएगा? तो ये जो एक यहाँ पे फीलिंग उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि आम जनता में इतनी नहीं है, पर इसका प्रयोग किया जा रहा है किसी कुछ पॉलिटिकल वजह से। मुझे लगता है कि इसमें ना तो नेपाल का हित है और ना भारत का हित है, और ना नेपाल भारत संबंधों का। जहां नेपाल है, जहां भारत है, हमेशा रहेंगे, उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एक ही विकल्प है हमारे पास कि मिलजुल कर, सद्भाव बढ़ाकर, कोऑपरेशन बढ़ाकर दोनों देश आगे बढ़े। लड़ाई झगड़ा करके तो दोनों देशों का नुकसान है, कोई फायदा नहीं है।
इस तरह की भावना अगर लोगों में पैदा होगी एक दूसरे के प्रति, उससे तो किसी का फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ये सोचें, भारत ऐसा क्यों करना चाहेगा नेपाल में जिससे यहाँ पे अशांति आए? क्यों कुछ ऐसा कदम उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। भारत के ही हित में नहीं, नेपाल के तो हित में है ही नहीं, पर भारत के हित में नहीं। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस वजह को समझना होगा और वो जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालना पड़ेगा। और भारत तो निरंतर कहता आ रहा है कि नेपाल का साथ देगा, जो भी सहायता, जैसे आप देखेंगे भूकंप के बाद किस तरह की सहायता भारत की तरफ से आई। हालांकि मुझे इसमें भी अफसोस है कि नेपाल में भूकंप के बाद भी भारत की तरफ से जिस तरह की सहायता आई उस पर भी काफी कड़ी टिप्पणी आई मीडिया में। और पहले कोई स्लोगन था, क्या था वो, इंडियन मीडिया गो बैक, उस टाइम भी ये स्लोगन था। और उस टाइम तो भारत दिल खोल कर आपका सपोर्ट कर रहा था, आपकी पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझ रहा था। उस समय भी ये गो बैक इंडियन मीडिया का नारा लगा। आज की तारीख में भी इसी तरह के नारे लग रहे हैं, गो बैक इंडिया या बैक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको लगता है कि नेपाल का फायदा है? मुझे तो नहीं लगता। भारत का तो नुकसान है ही, पर मुझे लगता है कि इसमें नेपाल का भी नुकसान है। नेपाल को इस तरह की फीलिंग्स बढ़ाकर मुझे नहीं लगता कि आपकी राष्ट्रीय स्वाधीनता इससे मजबूत होगी। मुझे लगता है कि आपका इसमें नुकसान होगा। इसमें है कि भारत नेपाल संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, और भारत के भी यही हित में है। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस परिस्थिति के बाद जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, मुझे लगता है एक बिल्कुल खुले दिमाग से, ऑनेस्टली, ओपनली, सिंसियरली हम लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, किस तरह का हम लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो दोनों देशों के हित में हो। और कई दशकों में टाइम टू टाइम इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, ये दोबारा ना आए। अब जहां तक आपूर्ति की बात है, मेन प्रॉब्लम जो है कि रक्सौल बीरगंज नाका से 70% ऑफ सप्लाईज आती है और यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज जो है, तो मेन डेपो जो हमारी है वो रक्सौल में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो मेन 80-85% एलपीजी वगैरह वहां से आता है। अब जब वो नाका बंद होगा तो नेचुरली यहां शॉर्टेज पड़ेगी। तो क्या सलूशन है? 2-3 उपाय हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे कुछ और डेपोज भी हैं दूसरे पॉइंट्स पर वो जो डेपोज हैं वो भारतीय कंजम्पशन के लिए है, मतलब जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डिमांड होती है उनके लिए है। मेन डेपो जो रक्सौल में है या मोतिहारी में बन रहा है वो नेपाल के लिए है, नेपाल के लिए खास बनाया गया है। तो वो डेपो अगर ऑपरेशनल नहीं है तो जो आपूर्ति में कमी है वो दूसरे डेपो से प्रयास हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो भी तेल आ रहा था वो दूसरे डेपो से आ रहा था, नंबर 1। पर ये भी अगर वो 100% आए तब भी वो 30% ही होगा बाकी जगहों से, क्योंकि 70% तो यहां रुका हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, रक्सौल में और पता नहीं कोई और जगह 5-1,000 ट्रक्स, टैंकर्स, बुलेट्स वगैरह लाइन में खड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप लोगों के जर्नलिस्ट भी गए होंगे, कितने किलोमीटर की लाइन है वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी हैं। इतने ड्राइवर्स हैं, खलासी हैं, लाइंस लगी हुई हैं, दिनों से खड़े हैं, प्रॉब्लम्स वहां पे भी हैं। तो जब माननीय विदेश मंत्री आपके भारत गए थे तो उन्होंने कहा था रीरूट करवा दें, खासतौर जो ऑयल और इसके टैंकर्स हैं इनको रीरूट कराए दें। तो ये रीरूट का सिलसिला भी चल रहा है कि ये रक्सौल से ना आकर
किसी और जगह से जाएं। तो जिन नाकाओं पे अवरोध नहीं था उन नाकाओं से ये आ रहे थे। तो एक थोड़ा सहज वातावरण बन रहा था सामान का। उसके बाद ये फिर बीरगंज की घटना हुई, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ा। तो फंडामेंटली अगर जब ये निगोशिएशंस के थ्रू प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, और मुझे लगता है सरकार आपकी इसमें पूरी तरह लगी हुई है, जो भी है जनता आंदोलित है किसी वजह से, तो उसको तो एड्रेस करना होगा ना। उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे आगे जाके? उसके इंप्लीकेशंस होगा इंस्टेबिलिटी रहेगी वहां पे। तो ये तो आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों का यही व्यू है कि इनका समाधान जो है जल्द से जल्द कराया जाए। जो डायलॉग टीम है वो मिल रही है, और पूरी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन होगा। और फिर जो नॉर्मल सप्लाईज वगैरह है, जब रक्सौल बीरगंज का अवरोध हट जाएगा तो नॉर्मल सप्लाईज अपने आप रिज्यूम हो जाएंगी।